गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अपन अपनी इस क्लास में पिछले कुछ वीडियोज़ के माध्यम से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की चर्चा कर रहे हैं और आज के इस क्लास से पहले का जो आधा पार्ट है वो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित 5 जो सारभूत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन्स हैं उनकी स्टडी हम पहले कर चुके हैं और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में आगे के कुछ उन डॉक्ट्राइन्स की चर्चा करूंगा जिनका संबंध भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से है, या यूं कहें कि जब देश की सुप्रीम जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए बैठेगी तो उस सिचुएशन में कौन से प्रिंसिपल्स या जो डॉक्ट्राइन्स हैं वो अपनी जुडिशियरी की मदद करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में अपन 5 जो डॉक्ट्राइन्स हैं उनकी स्टडी अपन कर चुके हैं, इसीलिए इस वीडियो में भी मैंने जो डॉक्ट्राइन्स की नंबरिंग है वो उसी से आगे दी है। तो अभी अपन 6 नंबर के डॉक्ट्राइन की चर्चा करेंगे जिसको हम छद्म या आभासी विधायन का सिद्धांत कहते हैं या डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। देखिए ये सिद्धांत एक लैटिन मैगजिम पर आधारित है जिसका सामान्य अर्थ जो है वो है कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि जैसे जो काम डायरेक्टली करने के लिए मुझे मना किया गया है उस कार्य को मैं इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता। सिद्धांत सामान्यतया उन मामलों में लागू होता है जहां विधायिका किसी कार्य को अप्रत्यक्ष रीति से करना चाहती है जिसे कि वह अप्रत्यक्ष रूप से करने के लिए अनुमत नहीं है। करने का मतलब है कि देश की सरकार, किसी राज्य की सरकार या कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी किसी ऐसे कानून को पारित करना चाहती है जिसे पारित करने के लिए उस पर अप्रत्यक्षतः प्रतिबंध लगा हुआ है, प्रतिषेध है या स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर ऐसे कानून को कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी इनडायरेक्टली रूप से लागू करना चाहे या निर्मित करना चाहे तो इस बात की परमिशन उसे नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर स्पष्ट विधान नहीं बनाया जा सकता तो छद्म या आभासी विधान बनाने की छूट भी लेजिस्लेटिव बॉडी को नहीं दी जाएगी। यहां इस संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है वो एक केस के माध्यम से अपन और ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। केस की साइटेशन है RS जोशी बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड AIR 1977। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि छद्मता से तात्पर्य अक्षमता से मीन्स कलरेबिलिटी मीन्स इनकॉम्पिटेंसी। कलरेबिलिटी मीन्स इनकॉम्पिटेंसी मतलब जहां अपन छद्मता की या कलरेबिलिटी की या आभासीता की बात करते हैं वो अपने आप में इनकॉम्पिटेंसी या अक्षमता या असमर्थता को जताता है। इसलिए किसी भी विधानमंडल को ऐसे कानून को निर्मित करने की छूट नहीं दी जाएगी। जो कानून वह प्रत्यक्ष नहीं बना सकता उसे अप्रत्यक्ष बनाना या इसके लिए इनडायरेक्टली किसी को लाइसेंस देना वैध नहीं होगा। वस्तु छद्म रूप से कब कही जाएगी, इस सवाल का जवाब भी इसी केस में दिया गया। वस्तु छद्म रूप से आभासी रूप में या कलरेबल फॉर्म में उस वक्त कही जाती है जिस रूप में उसे प्रकट किया जाता है और इसे भारतीय शब्दकोश में या भारतीय धर्मशास्त्रों के इंसाइक्लोपीडिया में इसे हम माया कहते हैं। देखो छद्म रूप में कोई भी वस्तु तब होती है जब उस रूप में वह मौजूद नहीं होती, इसके बावजूद भी उसे प्रकट किया जाता है। या यूं कहें कि जैसे अपन कहते हैं कि जो है उससे हटकर हम दिखा रहे हैं या जो नहीं है उसे दिखा रहे हैं, यह छद्मता है, कलरेबिलिटी है, आभासीता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिद्धांत यह कहता है कि कलरेबिलिटी में या आभासीता में या छद्मता में दुर्भावना का तत्व या मेलाफाइड इंटेंशन का पाया जाना जरूरी नहीं है।
इस प्रकार शॉर्ट में हम इस सिद्धांत के बारे में ये कह सकते हैं कि विधायिका जिस कार्य को करने के लिए प्रत्यक्षतः अनुमत नहीं है, वह कार्य विधायिका को अप्रत्यक्षतः भी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, अगले डॉक्ट्राइन में अपन पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस या राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। यहां देखिए महत्वपूर्ण जो फंडामेंटल चीजें हैं इस संबंध में, पहली बात आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, पहला बिंदु देखिए आप इसका, जिस वस्तु पर विधि लागू होती है उस संबंध में यह जरूरी नहीं है कि वह वास्तव में राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर मौजूद हो, बस महज इतना पर्याप्त है कि राज्य के क्षेत्र के साथ उसका संबंध होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिस वस्तु पर विधि लागू होती है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वह वस्तु राज्य की सीमाओं के भीतर हो, बस उसका राज्य से संबंध होना जरूरी है। इस संबंध में जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल अपन ये ले सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड जो है वो भारतीयों पर लागू होता है। तो अगर कोई आदमी भारत में क्राइम करके अब्रॉड या किसी फॉरेन कंट्रीज की लैंड पर चला जाता है तो भी वो आदमी देश में लागू होने वाली अपराध विधि मीन्स इंडियन पेनल कोड के शिकंजे से बाहर नहीं है। उस पर फॉरेन लैंड पर जाने के बावजूद भी इंडियन पेनल कोड ठीक उसी तरीके से लागू होगा जिस तरीके से वो भारतीय लैंड के ऊपर निवास करता। यह सिद्धांत राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह न केवल अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या व्यवहार पर ही आरोपित होने वाली विधि का निर्माण करे, अपितु वह राज्य क्षेत्रातीत विषय वस्तु के लिए विधि का निर्माण कर सकता है यदि उस विषय वस्तु का संबंध राज्य के क्षेत्र से पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इस सिद्धांत का संबंध आर्टिकल 245 से है जिसमें राज्य क्षेत्रातीत विधियों की वैधता को मान्यता दी गई है या उसका उल्लेख किया गया है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये सिद्धांत जो है वो विधानमंडलों को केवल उन विधियों को लागू करने की छूट नहीं देता है जो उस राज्य सरकार के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में लागू होगा, बल्कि उन विधियों के निर्माण करने की छूट भी देता है जो अपने जुरिस्डिक्शन वाले टेरिटोरियल फील्ड से बाहर भी लागू हो सकता है, बशर्ते कि वो विषय वस्तु उस विधानमंडल के जुरिस्डिक्शन वाले क्षेत्र से पर्याप्त संबंध रखने वाली होनी चाहिए। इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस स्लाइड में एक केस दिखाई दे रहा है। AI वाडिया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर बंबई, AIR 1925 FC। इस वाद में फेडरल कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संप्रभु विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि महज इस कारण चुनौती योग्य नहीं हो जाती है कि वह राज्य क्षेत्रातीत लागू होती है। ये अगर किसी संप्रभु सरकार द्वारा कोई कानून निर्मित किया गया है और उसे राज्य क्षेत्रातीत या राज्य से बाहर स्थित किसी विषय वस्तु पर लागू किया जाता है तो ये उसे अवैध घोषित करने की चुनौती का आधार नहीं हो जाता है। अगर जिस विषय वस्तु के ऊपर विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी ऐसे कानून को अप्लाई किया गया है जिस विषय वस्तु का संबंध उस विधानमंडल से संबंधित टेरिटोरियल क्षेत्र से है, कहने का मतलब सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि राज्य क्षेत्र संबंध का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस ये कहता है कि विधानमंडल जो है वो राज्य के भीतर और राज्य से बाहर लागू होने वाले उन कानूनों का निर्माण कर सकता है, बशर्ते कि वो कानून उन्हीं विषय वस्तुओं पर या उसी व्यक्ति पर, उसी संपत्ति पर, उसी वस्तु पर या उसी सह व्यवहार पर लागू होगा जिसका पर्याप्त संबंध उस राज्य क्षेत्र से रहा है। नेक्स्ट, अगला जो डॉक्ट्राइन अपन पढ़ेंगे पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखो पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का मतलब है पृथक किए जाने योग्य, सेपरेबल। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ पावर्स ऑफ सेपरेशन अलग है और डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अलग है।
पृथक्करण का मतलब अलग किया गया है, और पृथक्करणीयता का मतलब जिसे अलग किया जा सकता है या जो अलग किए जाने योग्य है। तो यहां देखो, ये जो डॉक्ट्राइन या प्रिंसिपल है, इसका संबंध उन मुद्दों से या उन कानूनों से है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं या फंडामेंटल राइट के लिए अल्ट्रा वायरस है। यदि किसी विधानमंडल द्वारा मूल अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को पारित कर दिया जाता है, तो उस कानून का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात को डिसाइड करने के संबंध में डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज किया जाता है। और कैसे यूज किया जाता है, इसको आप इस स्लाइड में देखिए। पहला इसका मीनिंग जो दिया हुआ है पहले पार्ट में, यदि किसी विधि का अवैध भाग उसके शेष भाग से विधानमंडल के आशय को विफल किए बिना अथवा अधिनियम की मूल इरादे को बिना समाप्त किए अलग किया जा सकता है, तो मूल अधिकारों से असंगति की सीमा तक वाले भाग को अवैध घोषित किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। देखिए, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा किसी ऐसे कानून को इनेक्टमेंट दे दिया गया है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो सबसे पहले ये सिद्धांत ये कहता है कि जिन धाराओं में या जिन प्रावधानों के माध्यम से नागरिकों के या व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है या फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड किया गया है, सबसे पहले ये देखा जाए कि क्या उन प्रावधानों को उस विधान मंडल उस विधान से या उस कानून से हटाने पर, उस कानून को पारित करने के पीछे विधानमंडल के निहित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है या नहीं। या इसको बहुत सिंपल ये शब्दों में अपनी यूं समझ सकते हैं कि जब भी मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले किसी प्रावधान वाले कानून को किसी विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले ये देखें कि जिस सीमा तक वो प्रावधान, नए कानून में जो प्रावधान डाले गए हैं, जिस सीमा तक मूल अधिकारों का हनन करते हैं, उनको यदि उस कानून से रिमूव कर दिया जाए, तो क्या उस अधिनियम को पारित करने के पीछे निहित इरादा विफल हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है, देन उस पूरे कानून को नल एंड अवॉइड घोषित किया जाएगा। और यदि मूल अधिकारों की का जिस सीमा तक वो प्रावधान अतिक्रमण करता है, उस अकेले प्रावधान को हटाने से विधानमंडल के उस अधिनियम के पीछे निहित इरादे या आशय को किसी तरीके से निराश नहीं होना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में उन प्रावधानों को हटाकर उस अधिनियम के बाकी हिस्से को लागू रखा जा सकता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस जो आपके सामने इस स्लाइड में, DS नकारा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1983, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस देसाई ने यह कहा कि पृथक्करणीयता के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय किसी संविधि में से विभेदकारी अंश को हटाते हुए हितप्रद अंश को बनाए रख सकती है। देखो, न्यायपालिका जब भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट किसी बात का मेंशन रखने वाले कानून का जब परीक्षण करेगा, तो उसमें से फंडामेंटल राइट्स के संबंध में विभेदकारी जो अंश है उसको हटा देगा या असंवैधानिक घोषित कर देगा और बचे हुए पार्ट को एक बेनिफिशियल लॉ के रूप में लागू रख सकेगा। ये है 8वां सिद्धांत। नेक्स्ट 9th जो सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। देखिए, इसे पर्दे का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत या छाया का सिद्धांत भी लिखा हुआ हो सकता है। जिस प्रकार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये होते हैं, तो देखिए, इस पहले मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि इसका संबंध किससे है। जैसे जो विधियां संविधान निर्माण से पहले लागू थी और उन विधियों में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो संविधान में मेंशन किए गए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे, तो जैसे ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो मूल अधिकारों के विरुद्ध जो बातें संविधान पूर्व के कानूनों में निहित थी, वो प्रावधान या वो कानून स्वतः असंवैधानिक घोषित हो गए या स्वतः नल एंड अवॉइड या शून्य घोषित हो गए। और यदि इन फ्यूचर हमने संविधान से उस बैरियर को या उस कंट्रोवर्शियल प्रावधान को फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया, तो संविधान पूर्व जो लागू विधियां थी वो स्वतः जीवित हो जाती। ये ठीक ऐसे ही है जैसे चांद के हिस्से पर चंद्र ग्रहण के समय जब पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो जैसे जैसे पृथ्वी की छाया पड़ती है चांद का हिस्सा दिखाई नहीं देता और पृथ्वी की छाया या ये ग्रहण जो है हट जाता है, तो चंद्रमा जो है वो वापस दिखाई देने लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध
जो विधियां संविधान पूर्व में लागू थी, लेकिन उन विधियों या प्रावधानों को संविधान द्वारा ओवर रूल कर दिया गया, अपोज कर दिया गया, तो वे विधियां तब तक शून्य, निष्क्रिय, निष्प्रभावी या लुप्त प्राय मानी जाएंगी जब तक कि संविधान से उन अपोजिट बातों को हटा नहीं दिया जाता। और जिस दिन संविधान संशोधन द्वारा इन चीजों को हटा दिया जाएगा तो पूर्व विधियां स्वतः जीवित हो जाएंगी। देखिए, ये सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 पर आधारित है, आर्टिकल 13(1) पर, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 पर आधारित है। सिद्धांत के अनुसार संविधान पूर्व निर्मित विधियां मात्रा तक वैध होंगी, उस मात्रा तक वैध होंगी जिस तक वे मूल अधिकारों के असंगत हैं। यहां ये उस मात्रा तक, यहां उस मात्रा तक वैध होंगी जिस तक वे मूल अधिकारों के असंगत हैं, तथा यदि किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकारों के उस अंश को हटा दिया जाता है तो संविधान पूर्व निर्मित विधि को लुप्त प्राय करते हैं, जो उस दशा में संविधान पूर्व निर्मित विधियां स्वतः जीवित हो जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण केस जो अपने को डिस्कस करना है, सगीर अहमद बनाम स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1955 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह जजमेंट दिया गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां प्रारंभ से ही असंवैधानिक होती है। कहने का मतलब जो मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां थी वो संविधान लागू होने पर असंवैधानिक हो गई थी, और उसके बाद फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कानून बनाने की छूट किसी भी विधानमंडल को नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है कि संविधान के बाद में कोई ऐसी विधि बने जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो, संभावना ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये कहा गया कि कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो मूल अधिकारों का हनन करने वाली विधि का निर्माण नहीं करेगा। तो मूल अधिकारों का हनन करने वाली विधियों के निर्माण की स्थिति केवल संविधान पूर्व बनती है। संविधान लागू होने के पश्चात ऐसी विधियों का निर्माण नहीं किया जा सकता, और यदि ऐसी किसी विधि का निर्माण कर भी दिया जाता है तो वे मर्त जात स्टिल बॉर्न लॉ की श्रेणी में आते हैं तथा जन्म से पूर्व ही शून्य होते हैं। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में यदि फंडामेंटल राइट को ओवररूल करने वाली, अपोज करने वाली या उसे ओवरराइड करने वाली किसी विधि का गलती से निर्माण हो भी जाता है तो वो विधियां अपना अस्तित्व ग्रहण नहीं कर सकती, वो बाय बर्थ लुप्त प्राय या जन्मजात शून्य मानी जाती है। नेक्स्ट 9th जो सिद्धांत है वह है भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवरराइडिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवरराइडिंग। इसका देखो आधार क्या है, स्लाइड में पहला बिंदु जो आपके सामने इसके मीनिंग पर है, जब एक निर्णय दूसरे निर्णय को भविष्य के लिए निष्प्रभावी बना देता है। देखो, जुडिशियरी का कोई भी जजमेंट जो उत्तरवर्ती होता है, बाद में आता है, और वो किसी पूर्ववर्ती जजमेंट को निष्क्रिय बना देता है, तो इसे भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन जुडिशियरी द्वारा उस जजमेंट में वो प्रिंसिपल या रूल लेट डाउन किया जाएगा, उस डेट के बाद की विषय वस्तु पर ही उसे लागू किया जा सकता है, उससे पहले के मामलों पर उसे लागू नहीं किया जा सकता। यदि घटनाक्रम उस जजमेंट से पहले का है तो उन मामलों में उसे लागू नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 13 फर्स्ट या अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 के अनुसार मूल अधिकारों के असंगत संविधान पूर्व विधियों के प्रति भविष्यलक्षी प्रत्यादेश है। इस संबंध में IC गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए या कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए। पहली बात है कि भविष्यलक्षी प्रत्यादेश के सिद्धांत को लेट डाउन किस केस में किया गया था, गोलकनाथ के वाद में, या गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में इसे प्रतिपादित किया गया था। दूसरा, प्रतिपादित करते हुए इसमें जो बात कही गई वो क्या है, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। मतलब पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन का कोई अधिकार नहीं रखते, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द का अर्थ साधारण विधि और संवैधानिक विधि दोनों से है। कहने का मतलब आर्टिकल 13 में विधि शब्द की परिभाषा दी गई है, और उस विधि शब्द की परिभाषा में स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन भी एज ए लॉ शामिल है। इसलिए न केवल संविधान से इतर
विधियों में मूल अधिकारों के असंगत बात रखी जा सकती, बट आल्सो संविधान के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई बात नहीं रखी जा सकती। संसद मूल अधिकारों में संशोधन के लिए सक्षम नहीं है, यह भविष्य में परिवर्तित होगा, इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। तो इस केस में जैसे दिया गया कि ये जो जजमेंट दिया गया है ये पहले की बातों पर लागू नहीं होगा, बाद की बातों पर लागू रहेगा। इस प्रकार इन दो वीडियोज के माध्यम से हमने बेसिकली जो बात अध्ययन की है उसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से है। तो देखो ऐसे जो प्रिंसिपल साइंस में छोटा क्वेश्चन हो सकता है, मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन हो सकता है, या डिटेल से गुड लेंथ सवाल भी हो सकता है कि संविधान के निर्वचन संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख करें, या किसी पर्टिकुलर सिद्धांत को विद केस लॉज डिस्कस करवाया जा सकता है, या ब्रीफ में 2 अंक के सवाल में 20 वर्ड 50 वर्ड में आपसे ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार इन 2 वीडियोज़ के माध्यम से मैंने उन डॉक्ट्राइन्स की समझ आप में पैदा करने की कोशिश की है जिनका संबंध कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से है। बाकी अगली क्लास में होगा। थैंक यू सो मच।